नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टार्ट स्मार्ट स्टडी पर। मैं हूं नरेंद्र लोधी और आप हैं मेरे साथ आज वर्ल्ड मैप क्लास नंबर 19 में, जिसके अंतर्गत आज हम एक नए महाद्वीप के बारे में जानेंगे। अभी तक हमने 3 महाद्वीपों के बारे में और उनमें आने वाले सभी देशों के बारे में अच्छे से पढ़ा। जैसे कि जिसमें पहले आ जाता है एशिया के बारे में हमने पढ़ा, दूसरे पे हमने नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ा, तीसरा आ जाता है साउथ अमेरिका। अब हम चलते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। चौथा जो हमारा महाद्वीप है आज है हमारा महाद्वीपों का अफ्रीका महाद्वीप, जिसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। इसके आसपास के जलाशय और इनमें आने वाले जो 54 देश हैं, उन 54 देशों के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या इनकी राजधानियां हैं और क्या इनकी स्थिति हैं। तो अब हम देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप, इसमें टोटल 54 देश आते हैं। यह विश्व का दूसरे नंबर पर आने वाला सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहले नंबर पे जो आता है वो है एशिया। यह मूलतः एक गर्म महाद्वीप है। यह गर्म महाद्वीप क्यों है? क्योंकि जो हमारी विषुवत रेखा 0 डिग्री जो लाइन होती है जहाँ से जाती है, जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, ऊपर में होती है कर्क रेखा और नीचे में होती है मकर रेखा। ये जो तीनों रेखाएं हैं, ये तीनों रेखाएं इस अफ्रीका महाद्वीप से होकर जाती हैं। पहला ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं जाती हैं। और इन्हीं तीनों रेखाओं के बीच जो हमारा सूर्य है वह ऊपर मैक्सिमम कर्क रेखा तक जाएगा और नीचे मैक्सिमम मकर रेखा तक ही। और ये इसीलिए यह महाद्वीप में 12 महीने गर्मी पड़ती रहती है, इसलिए इसे गर्म महाद्वीप कहा जाता है। और लगभग जो अफ्रीका में लोग रहते हैं वह उनका रंग काला होता है। क्यों होता है? यहाँ पर 12 महीने गर्मी पड़ती है, इस कारण से होता है। और दूसरा ये भी है कि इनकी जो त्वचा होती है, इनकी त्वचा को बचाने के लिए इनकी त्वचा में एक मेलेनिन नाम का पिगमेंट आ जाता है। यह पिगमेंट इनकी त्वचा का रंग काला कर देता है, इसलिए इनका रंग काला भी हो जाता है। ये हो जाता है अफ्रीका का छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम अफ्रीका के बारे में और जानने के लिए इसके अंदर घुसते हैं। पहली बात तो यह है कि ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इसे डार्क कॉन्टिनेंट या इसे अंध महाद्वीप क्यों कहा जाता है? इसे अंध महाद्वीप, इसे गरीब महाद्वीप भी कहा जाता है। तो इसको ऐसा क्यों कहा जाता है? इसको जानने के लिए हम इसके कुछ कारण देखते हैं। जैसे हम 2 प्रमुख कारणों को देखते हैं, भौतिक कारण और मानवीय कारण को। भौतिक कारण में क्या आ जाता है? तो पहला इसका पॉइंट आ जाता है खोज में देरी। इसकी खोज में देरी हो गई, बहुत ज़्यादा देरी हो गई इसकी खोज में। आखिर ये जो खोज है वो खोज कौन कर रहा था? ये जो खोज है यह यूरोप कर रहा था। यूरोप ही सारे देशों की खोज करने में लगा था अपने उपनिवेश के लिए, चाहे वह एशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, उत्तर अमेरिका हो, चाहे वह दक्षिण अमेरिका हो। सभी जगह जहाँ जहाँ यूरोप वालों ने अपना उपनिवेश किया है, अपने उपनिवेश के लिए इन्होंने देशों की खोज की है। तो इसलिए इस अफ्रीका महाद्वीप की खोज में काफ़ी देरी हो गई। आखिर देरी कैसे हो गई? जबकि यूरोप के सबसे करीब अफ्रीका है, सबसे पहले इसी अफ्रीका की खोज होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी इसकी खोज में देरी क्यों हो गई? अगर हम अफ्रीका महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति को देखें तो ऊपर में आ जाता है मेरुस्थलीय क्षेत्र, फिर मेरुस्थल के बाद नीचे आ जाता है घास क्षेत्र, उसके बाद नीचे और आ जाता है यह विषुवत रेखा, यहाँ से होकर जाती है। यहाँ पर गर्मी पड़ती है और यहाँ पर बरसात भी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर जंगल वाला इलाका आ जाता है इनका। उसके बाद नीचे में ये वाला जो क्षेत्र आ जाता है, ये पूरा उठा हुआ है, ये पठारी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र है, ये इसकी भौगोलिक स्थिति हो जाती है अफ्रीका की। और इसके बाद इसमें कुछ पठार आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये आ जाता है एहगार, तिबेस्ती, दारफुर, मिटिम्बा, मुशिंगा, रेकन्सवर्थ। यह मेरुस्थल में कुछ उठे हुए क्षेत्र हैं। ये यहाँ पर ऊपर में 3 पठार आ जाते हैं, यहाँ पर कुछ पठार आ जाते हैं। यह हो जाती है अफ्रीका की भौगोलिक स्थिति। आखिर यूरोप वाले अफ्रीका के इतने करीब होने के बावजूद भी इसकी खोज में इतनी देरी क्यों हो गई? लगभग 20वीं सदी तक इसकी खोज नहीं हो पाई थी, क्योंकि यूरोप वाले जब इस महाद्वीप में ऊपर से इस भूमध्य सागर से होकर आने के लिए इसमें घुसने की कोशिश की, तो उन्हें यहाँ पर मेरुस्थल मिला। मेरुस्थल में कौन सा? सहारा मेरुस्थल, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मेरुस्थल है। यहाँ से एक बार इन्होंने चलना शुरू किया तो यह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस समय यह भी नहीं पता था कि इसके आगे कुछ है भी या नहीं, इतना बड़ा था यह मेरुस्थल। इसलिए इस मेरुस्थल को रेत का समंदर कहा जाता है। इसलिए ये जो गोरे लोग थे वह ऊपर से इस क्षेत्र में नहीं घुस पाए, क्योंकि यहाँ पर मेरुस्थल ही मेरुस्थल भरा पड़ा था। उसके बाद ये जो गोरे लोग थे, इन्होंने
इस वाले रास्ते से इधर से आने की कोशिश की। जिस पैर से वह इस एरिया में आए थे उसी पैर यहाँ से यह लोग वापस लौट गए। क्यों लौट गए? क्योंकि उन्होंने यहाँ पर लंबे लंबे बालों वाली बिना कपड़े पहने हुए निर्वस्त्र महिलाएं देखी, लेकिन एक्चुअल में वो था क्या? वह थे गोरिल्ला चिंपैंजी। ऐसे जानवर यूरोप में नहीं हुआ करते थे, इन्होंने पहली बार देखे, इसलिए वह डर के मारे भाग गए क्योंकि यूरोप में ऐसे जानवर नहीं हुआ करते थे। उसके बाद उन्होंने सोचा क्यों ना नदियों के माध्यम से होकर जाया जाए। यहाँ पर एक नदी है कांगो नदी, और यह वाला जंगल वाला इलाका भी है, यहाँ पर पानी भी बहुत ज़्यादा है। क्यों ना नदियों के माध्यम से, नौवहन के माध्यम से इस अफ्रीका में घुसा जाए। जैसे ही इस कांगो नदी में घुसे तो 2-4 किलोमीटर चलते एक जलप्रपात आ जाता, फिर 2-4 किलोमीटर चलते फिर जलप्रपात आ जाता। इस कारण से यहाँ की नदियों में नौवहन नहीं था। जैसे ही जलप्रपात आता तो नाव से उतरना पड़ता है इनको, और जैसे ही ये लोग नाव से उतरे, यह था विषुवत रेखा वाला क्षेत्र। और जो गोरे लोग थे वह जानते नहीं थे कि यहाँ पर मच्छरों का बहुत ज्यादा प्रकोप होता है। जैसे ही गोरे लोग अपनी नाव से उतरे तो यहाँ पर क्या हुआ? मच्छरों ने उन्हें काट लिया। मच्छरों ने काट लिया तो मलेरिया हो गया। और यहाँ पर एक मक्खी भी पाई जाती थी, से मक्खी। एक मक्खी थी से मक्खी, जो काट ले तो नींद आ जाया करती थी। ये थी वो मक्खी जो काट ले तो नींद आ जाती थी। ऐसी बीमारियां थी यहाँ पर। यहाँ का मार्ग असहनीय था। यहाँ की जो जलवायु थी वह गर्म जलवायु थी। इस महाद्वीप में सूर्य लंबा चमकता है तो लगभग यह महाद्वीप गर्म महाद्वीप रहता है। यहाँ पर बीमारियां बहुत हैं, मार्ग इसका असहनीय है, नदियों में नौवहन नहीं है, बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ पर लोहा और कोयला का अभाव है, इसलिए यहाँ पर गोरे लोग नहीं आ पाए। ये कुछ भौतिक कारण हो जाते हैं गोरे लोगों के न आने के कारण। और इसके बाद हम देखते हैं मानवीय कारणों को। इसमें कुछ मानवीय कारण भी आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर जनजातियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं। यदि हम इसका जनजातियों का मैप देखें तो ये रहा जनजातियों का मैप। इस मैप में देखें तो ये इतनी सघन मात्रा में ये जनजातियाँ पाई जाती हैं इस महाद्वीप में। ये इतनी सारी ढेरों जनजातियाँ हैं, जनजातियाँ ज़्यादा हैं। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पर आधुनिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान का कम विकास हुआ है। यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता है। यहाँ पर चुनाव नहीं होते किसी भी एक, यहाँ पर जितने भी 54 के 54 देश हैं, 54 के 54 देशों में किसी भी एक देश में मजबूत सरकार नहीं है। राजनीतिक की अस्थिरता है। उसके बाद गृह युद्ध चलते हैं। यहाँ पर अपने अपने कबीलों को बांटकर कबीलों में ही युद्ध चलते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जनजातियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, छोटी छोटी जनजातियाँ हैं। यूरोप वाले जब गोरे लोग यहाँ पर आए तो वह उनको पसंद नहीं थे। जैसे ही वो आते बेचारों का हुला हुला कर देते। इतनी जनजातियाँ ज़्यादा हैं इसमें आतंकवाद बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस महाद्वीप की 20वीं सदी तक खोज ही नहीं हो पाई थी। ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाया था इस महाद्वीप के बारे में। इस महाद्वीप में एक्चुअल में हम अंदर घुस ही नहीं पाए थे कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, इसलिए इस महाद्वीप की तुलना काफ़ी पिछड़ेपन में की जाती है, और इसीलिए इस महाद्वीप को अंध महाद्वीप और एक गरीब महाद्वीप कहा जाता है। तो ये कुछ कारण हो जाते हैं, भौतिक कारण और मानवीय कारण, इसलिए इस महाद्वीप को एक गरीब महाद्वीप, अन्य महाद्वीप की कैटेगरी में रखा गया है। अब हम अफ्रीका महाद्वीप के बारे में थोड़ा और जानते हैं। इसके लिए हम चलते हैं अफ्रीका महाद्वीप को जानने के लिए 300 मिलियन साल पहले। यह एक पृथ्वी थी। अपनी पृथ्वी पहले जब बनी आग का गोला थी। सबसे पहले जब ये ठंडी हुई तो इसके ऊपर सबसे पहले पानी आया। पानी के बाद इसमें भूमि आई। भूमि आने के बाद ये जो भूमि थी यह पूरी एक जुड़ी हुई थी, जिसे हम पेंजिया कहते हैं। इससे यह एक विशाल महाद्वीप था। यह महाद्वीप अचानक से किन्हीं कारणों के कारण यह 2 टुकड़ों में टूट गया। ऊपर वाले को कहा गया अंगारा लैंड और नीचे वाले को कहा गया गोंडवाना लैंड। तो अफ्रीका जो है वह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब हम अफ्रीका महाद्वीप के इन देशों को देखें तो अफ्रीका महाद्वीप में जो लगभग कई सारे ऐसे देश हैं जिनकी हम सीमाओं को देखें तो वह लगभग सीधी सीधी हमें दिखाई देती है कि आखिर यह जो सीमाएं हैं यह सीधी सीधे क्यों हैं। तो ऐसा क्यों है? कुछ लोगों का मानना होगा कि ये वाला एरिया में मरुस्थल ज़्यादा है, मरुस्थल ज़्यादा है तो इसलिए यह जो बाउंड्री है वह सीधी है, जबकि ऐसा नहीं है। तो एक्चुअल में हम देखें तो 1884-85 में हुआ गया था, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, बर्लिन कॉन्फ्रेंस।
जो कि यूरोप के कुछ चुनिंदा लोगों ने मिलकर की थी। जब यूरोप सारे देशों में सारी जगह पर अपना उपनिवेश कर रहा था, यहाँ पर बहुत से ऐसे देश हैं जैसे कि इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, जो ज़्यादा पावरफुल देश हैं, उन्होंने मिलकर एक बैठक की। उन्होंने क्या किया, अफ्रीका महाद्वीप का एक मैप निकाला, कोरा मैप, और इस महाद्वीप में अपने हिसाब से इसका बंटवारा कर दिया। अपने हिसाब से इस महाद्वीप में यूरोप वालों ने अपने हिसाब से इसमें लाइनें खींच दी कि ये वाला हिस्सा मेरा है, ये वाला हिस्सा मेरा है, ये वाला मेरा और ये वाला मेरा। इस प्रकार से इस अफ्रीका महाद्वीप का बंटवारा कर दिया अपने हिसाब से। इसलिए इस महाद्वीप में जो देशों की सीमाएं हैं वह लगभग सीधी हैं। इस बंटवारे में क्या हुआ कि ये जो कई सारी जनजातियां थी वह एक ही उसमें आ गई देश में, और कई सारी जनजातियां दोस्त थीं तो मिल गई, कई सारी दुश्मन थी तो आपस में, इसलिए वह एक देश में आ गई, तो कोई मानने को तैयार नहीं था। इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मात्रा में नरसंहार हुआ, बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ था अफ्रीका महाद्वीप में। तो ये हो जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप में इसकी सीमाएं एकदम सीधी सीधी क्यों हैं। द वर्लिन कॉन्फ्रेंस के कारण यहाँ पर चुनिंदा यूरोप के कुछ लोगों ने मिलकर बैठकर अफ्रीका का बंटवारा कर दिया था, इसलिए इसकी सीमाएं सीधी हैं। अब हम चलते हैं अफ्रीका महाद्वीप के आसपास के क्षेत्रों के बारे में जानने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के आसपास के जलाशयों के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप के इधर में आ जाता है अटलांटिक महासागर और इधर आ जाता है हिंद महासागर। दो बड़े महासागरों से यह अपनी सीमा को लगाता है। उसके बाद हम देखें तो ऊपर में इसके आ जाता है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के बाद इधर आ जाता है लाल सागर। अब हम चलते हैं यहाँ पर पतले पतले सागरों के बारे में जानते हैं। ये आ जाता है अटलांटिक महासागर, ये आ जाता है भूमध्य सागर। यहाँ पर ये जो पतला सा रास्ता दिख रहा है इसे कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि, जो कि बहुत पतला रास्ता है जो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। उसके बाद में यहाँ पर ये तीन ओर से घिरे हुए सागर को कहा जाता है खाड़ी, तो ये इस खाड़ी का नाम है ग्रेप्स की खाड़ी। उसके बाद इसे कहा जाता है सिद्रा की खाड़ी। इधर में हम चलते हैं तो यहाँ पर मिस्र के इलाके, ये वाला देश आ जाता है मिस्र के यहाँ पर एक पतला सा रास्ता है जो कि एक नहर बनाई है जिसे कहा जाता है स्वेज नहर। ये वाला जो सागर आ जाता है इसे कहा जाता है लाल सागर। उसके बाद में यहाँ पर चलें तो इस पतले से रास्तों को कहा जाता है बाब अल मंदेब जल संधि। तो अफ्रीका महाद्वीप में हम देखें, जब किसी भी बड़े बड़े देशों का व्यापार करना होता है, व्यापार के लिए जो सबसे अच्छा मार्ग होता है वो होता है समुद्री मार्ग। और जब इस ओर से इस ओर तक व्यापार का जो जहाज है वह जाना होता है तो सबसे लंबा रास्ता पड़ता था पहले ये वाला। उसके बाद इस रास्ते की खोज हुई तो अभी ये वाला जिब्राल्टर जल संधि से होते हुए भूमध्य सागर से होते हुए स्वेज नहर से निकलकर लाल सागर बाब अल मंदेब सागर से होते हुए इस इधर वाले क्षेत्र में व्यापार करने के लिए, आवागमन के लिए यह वाला रास्ता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यही रास्ता ज़्यादा चलता है क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। तो इस रास्ते में पड़ने वाली जल संधियाँ, जल सागर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से पठार, कौन कौन से पर्वत, मेरुस्थल, नदियाँ कहाँ कहाँ पर हैं। तो ऊपर में आ जाता है एक पर्वत आता है एटलस पर्वत। सिर्फ इस महाद्वीप में एक ही पर्वत श्रृंखला है एटलस पर्वत। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है सहारा का मेरुस्थल, यहाँ पर आ जाता है लीबियन मेरुस्थल, यहाँ पर आ जाता है नूबियन मेरुस्थल। नीचे में दो और मेरुस्थल आ जाता है नाबीब और दूसरा है कालाहारी। ये वाला पूरा मेरुस्थलीय इलाका है, लेकिन यहाँ पर कई क्षेत्रों में बांट दिया है छोटे छोटे में, जैसे सहारा मेरुस्थल, लीबियन, नूबियन, ये पूरा मेरुस्थलीय ही इलाका है। उसके बाद इसमें कुछ उठे हुए क्षेत्र आ जाता है जिन्हें हम पठार कहते हैं। ऊपर में आता है एहगार, फिर उसके बाद तिबेस्ती, फिर आ जाता है दारफुर, मुटुम्बा, मुशिंगा और ड्रेकन्सबर्ग। ये पठारी क्षेत्र आ जाते हैं, एहगार, तिबेस्ती, दारफुर, मुटुम्बा, मुशिंगा, ड्रेकन्सबर्ग। उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है हमने जैसे पहले बताया, ये उठा हुआ क्षेत्र है, यह पठारी क्षेत्र है। जब अटलांटिक महासागर से होते हुए अफ्रीका महाद्वीप में इधर से नीचे से जाते हैं तो यहाँ पर यह दीवार टाइप की दिखाई देती है, यह उठा हुआ क्षेत्र है। उसके बाद यहाँ पर एक चोटी है, प्रमुख चोटी, जिसे कीनिया कहा जाता है। 5199 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद दूसरा है किलिमंजारो, जिसकी है 5895 मीटर ऊंचाई। दो इसकी प्रमुख चोटियां हैं। उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है
घास क्षेत्र, यहाँ पर सूखी घास पाई जाती है, यहाँ पर आ जाता है घास क्षेत्र, ये पूरा इलाका घास क्षेत्र में आ जाता है। ये वाला जो डॉट डॉट वाला क्षेत्र है यह है साहेल वाला क्षेत्र। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो सहारा मरुस्थल है यहाँ पर ख़त्म होने लगता है, तो ये इसका किनारा किनारा वाला जो क्षेत्र बचता है इसे कहा जाता है साहेल। उसके बाद ये घास क्षेत्र आ जाता है और उसके नीचे विषुवत रेखा होकर जाती है और यहाँ पर आ जाता है जंगल वाला इलाका, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में वन पाए जाते हैं। और यहाँ पर एक नदी है कांगो नदी, जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये हो जाता है अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल, पठार, नदियाँ, पर्वत और 2 प्रमुख चोटियाँ हैं इस महाद्वीप में। आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम अफ्रीका महाद्वीप के देशों के बारे में समझेंगे। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।